Hi friends, welcome back to the channel. Now we are starting with the third part of this chapter, which is energy flow in an ecosystem. Okay. The last time we have seen this food started with the chapter energy flow in ecosystem. उसमें हमने पहले फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, उसके बारे में मेरा वीडियोस अपलोड कर चुका है मैंने। फूड चेन, फूड वेब के बारे में हो चुका था। Next video is about the food pyramid, एनर्जी पिरामिड। ओके, सो एनर्जी पिरामिड के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड हो चुका है। You all can see go through it once. But now we are starting with the biogeochemical cycle. We are starting with biogeochemical cycle. Okay, and what do you mean by biogeochemical cycle? So bio, here the word bio means obviously something related to what? Biology. समथिंग रिलेटेड टू व्हाट? बायोलॉजी। ओके, एंड जियो मतलब क्या होगा यहाँ पे? या फिर जियो का मतलब होगा कि जियोलॉजिकल होगा या फिर जियोग्राफी हो सकता है, जो मोस्टली जियोलॉजिकल ही है। ठीक है, जियोलॉजिकल मतलब उससे हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में चीजें हैं और जियोलॉजिकल चीजें जो चल रही है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जो होता है हमारा, ये जो लेयर्स है वो एक तरह से जियोलॉजिकल के पार्ट में आता है। तो बायो जियो केमिकल, तो केमिकल इन्वॉल्व ही है हमारे पास, जिसके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन, ये सब क्या है? केमिकल्स है। ठीक है, so the energy flow in an ecosystem in is one way. The flow of nutrient is cyclical. अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इकोसिस्टम वन वे है। ये भी कल ही हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में, कि इकोसिस्टम क्या है? वन वे है। क्यों वन वे है इकोसिस्टम? क्योंकि साइकिल चल रहा होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सन से होता है। ठीक है, सन से एनर्जी लेता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। लेकिन जो लास्ट में डिकम्पोजर्स होते हैं वो लोग सन को वापिस सन को एनर्जी देते हैं क्या हम? नहीं, वी कांट गिव एनर्जी टू बैक टू द सन। जो हमने सन से लिया, वी कांट गिव दिस बैक एनर्जी टू द सन। तो ये क्या हो गया? वन वे हो गया, क्योंकि ये रिटर्न बैक नहीं जा रहा है ना सन के पास। तो ये पूरा साइक्लिकल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? वन वे है। द फ्लो ऑफ अदर उसी अदर हैंड में क्या है? द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिकल। न्यूट्रिएंट का फ्लो क्या होता है? साइक्लिकल होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे, दूसरे से तीसरे, एंड देन वो फ्लो चलता रहता है। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। बेसिक बात है कि न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए। स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स इन द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड एक्सप्लेन द बायोकेमिकल साइकिल इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको क्या करना है? ये जो डायग्राम दिया है इसको बहुत अच्छे से देख के समझना है कि बायोकेमिकल साइकिल में होता क्या है। बेसिकली बेसिकली आप अगर आप पूछोगे कि बायोकेमिकल का डेफिनेशन है तो हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखोगे आप। ये क्या पॉइंट लिखना देखोगे? साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? ये साइकिल तो है, क्योंकि साइक्लिक फ्लो है ना, इस न्यूट्रिएंट साइकिल की तरफ फ्लो हो रहे हैं। और किस में हो रहे हैं? विद इन एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में ही फ्लो हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक डेफिनेशन अगर आया 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो आप ये ही डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, अभी इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है? पहले हमारा जो ये प्रोसेस चल रहा है, हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फेयर इंटरेक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला जो लेवल होता है हमारे स्फीयर का, वहां पे एटमोस्फेयर से इंटरेक्शन होता है। फिर एटमोस्फेयर एनवायरमेंट इंटरेक्शन, फिर वही एटमोस्फेयर का किससे इंटरेक्शन होता है? जो एनवायरमेंट हमारा है, ठीक है, उससे इंटरेक्शन होता है। फिर इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर। ठीक है, तो मतलब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद, हाइड्रोस्फीयर का इंटरेक्शन होने के बाद, फिर एटमोस्फियर के साथ, फिर एटमोस्फियर का एनवायरमेंट का इंटरेक्शन होने के बाद, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर का भी, एटमोस्फियर का भी, और लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर। तो थर्ड पे बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन होता है। और फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल। लिथोस्फीयर बन जाता है, उसका कन्वर्जन होता है रॉक सॉइल में, जो एक तरह का न्यूट्रिएंट ही है। तो केमिकल्स फ्लो हो के क्या बना दिए? हमें न्यूट्रल दे दिए लास्ट में।
ठीक है, तो ये केमिकल्स है ना, हाइड्रोस्फीयर में केमिकल होता है, फिर वो एटमोस्फेयर में आता है, फिर वो बायोस्फीयर में जाता है, फिर लिथोस्फीयर में आकर रॉक सॉइल में फ्लो हो जाता है। तो एक तरह का साइकिल चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते 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 यहाँ पे रॉक सॉइल में। अभी रॉक सॉइल में क्या होगा, ये सॉइल से प्लांट बनेंगे, तो प्लांट में पास ऑन होंगे न्यूट्रिएंट। ओके, तो फिर पूरा वैसे प्रोसेस, फिर वो न्यूट्रिएंट प्लांट में जाएंगे, प्लांट से फिर हमारे बॉडी में आएंगे। वो एक तरह से पूरा बायो जियोलॉजिकल ऊपर भी प्रोसेस चल रहा है, वहां से फिर यहाँ आता है। ठीक है, आई होप समझ में आया आप लोगों की बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। आप लोग को कुछ सिंपल वर्ड्स में ही लिखना है, कुछ ज्यादा हाईफाई करके लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, और क्या नीचे दिया है पॉइंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, क्या बोला है, एक सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी, nutrient necessary for the growth of organism are continuously transferred from the abiotic to biotic process। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, बराबर है। अगर ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट किस काम के फिर। ठीक है, तो nutrients are necessary for the growth of organ continuously transfer from abiotic to biotic process factors and biotic to factors within an ecosystem। बायोटिक टू अबायोटिक मतलब क्या हो रहा है कि बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, ये सब फैक्टर्स में क्या हो रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बायोटिक से अबायोटिक, फिर अबायोटिक से बायोटिक, ऐसे इकोसिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी देखो उसके बाद क्या पॉइंट बोला, दिस साइकिल्स ऑपरेट कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म बाय द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं कि ये साइकिल जो ऑपरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो किससे हो रहा है, बायोस्फीयर में, फॉर्म बाय द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से बना हुआ बायोस्फीयर, फिर एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीन जगह पे हमारा ये साइकिल चल रही है। दिस रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज, देखो यहाँ पे आ गया ना डेफिनेशन, क्या आ गया देखो, the recycling of biological, geological, and chemical sources of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल में बायो का मतलब बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल। ठीक है, इन्हीं के सोर्सेस से न्यूट्रिएंट, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल जो, तो ये सब क्या सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। तो वो डिपेंड करता है कैसा कैसा क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस हिसाब से जो है ट्रांसफर होता है। हम्म, तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि न्यूट्रिएंट नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ के लिए, जो कि ट्रांसफर होता है बायोटिक से अबायोटिक, या फिर अबायोटिक से अबायोटिक, या फिर अबायोटिक से बायोटिक, ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। अभी टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका डिस्टिंग्विश आपको पूछ सकता है। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये जिसमें दो ही पॉइंट दिया है आप लोगों को। तो पहला क्या है, गैशियस साइकिल, दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस साइकिल मतलब क्या होगा, गैस मतलब गैस से रिलेटेड होगा। एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन बायोटिक अबायोटिक गैशियस न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। मतलब अर्थ का जो हमारा एटमोस्फियर है, उसमें सब गैसेस जो है जमा है। और गैसेस क्या है, अबायोटिक है कि बायोटिक है, अबायोटिक है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, बराबर है। तो ये क्या होते हैं, मेरे गैशियस सब्सटेंस अबायोटिक होते हैं। ठीक है, जो कि गैशियस न्यूट्रिएंट है, गैस के फॉर्म में न्यूट्रिएंट है। ठीक है, जो कि कहाँ मिलते हैं, हमें अर्थ के एटमोस्फियर पे मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल्स क्या लोगे आप, गैसियस साइकिल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे जो कुछ केमिकल्स है या फिर कुछ गैसेस हैं जो एज अ न्यूट्रिएंट हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल देखो, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल फाउंड इन सॉइल सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। मतलब इस गैसियस साइकिल में क्या हो रहा था, गैस के फॉर्म में गैसियस न्यूट्रिएंट, गैस के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे अर्थ के एटमोस्फियर पे।
सेडिमेंट्री साइकिल में क्या हो रहा है, इसमें भी अबायोटिक कंपोनेंट ही है। क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट ही है, जो कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में किसमें प्रेजेंट है, सॉइल में, सॉइल सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें इंक्लूड क्या होगा, एग्जांपल सॉइल कंपोनेंट, लाइक सॉइल में क्या क्या होता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ये सेडिमेंट्स में प्रेजेंट है, यानी कि रॉक में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, अबायोटिक ही है, जो कि यूज होता है, आगे साइकिल चल रही है ना। तो गैसियस साइकिल में ये गैस भी कहीं ना कहीं ये सेडिमेंट्स यूज करते हैं, और फिर ये सेडिमेंट्स जो ये सब बने हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, ये कहीं ना कहीं प्लांट्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। बहुत इजी पॉइंट है एक्चुअली, दो ही पॉइंट है। पहले में तो सिर्फ इतना इजीली बोलना है आपको कि एक्यूमुलेट हो रहा है, कि उन्होंने जमा होना। क्या हो रहा है, मेन अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक ही है, ऑब्वियसली बात है, केमिकल्स या नॉन लिविंग है, अबायोटिक कंपोनेंट गैसियस न्यूट्रिएंट, अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में से, फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। कहाँ पे मिलता है, अर्थ एटमोस्फेयर, विच इंक्लूड्स, क्या क्या आते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इजिली याद हो गया। सेडिमेंट्री में क्या बोलोगे, ये भी एक्युमुलेशन है ऑफ द मेन अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो नॉन लिविंग है, न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेट्रा। इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, सॉइल कंपोनेंट है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि द गैसियस साइकिल इज स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल। क्या बोल रहे हैं कि गैसियस साइकिल बहुत फास्ट है सेडिमेंटेशन से, क्यों? आप इसका रीजन बता सकते हो मुझे, देखो यहाँ पे दिया है रीजन उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, इफ CO2 हैज accumulated इन एन एरिया, इट इज क्विकली डिस्पोज विद द विंड और एटमोस और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये साइकिल जो है, क्या बोलते हैं, गैसियस साइकिल जो है बहुत फास्ट चलती है। क्या होती है, बहुत फास्ट चलती है देन द सेडिमेंटेशन साइकिल। ये आपको ड्यू रीजन में पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि व्हाई दिस गैसियस साइकिल इज स्पीडियर देन द सेडिमेंटेशन साइकिल, तो आप इसमें क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट CO2 हैज accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by the plant। तो इसमें क्या हो रहा है कि गैसियस साइकिल से बहुत फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है चीजें, फास्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर जो भी डिस्पर्स कर लेती है। तो इसलिए गैसियस साइकिल फटाफट काम करता है, जल्दी जल्दी उसका प्रोसेसिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन। तो क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, हेंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द साइकिल आर एक्सट्रीमली स्टडीड नाउअडेज। मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये जो साइकिल है, अभी ऐसी बहुत सारी साइकिल होती है, सिर्फ ये दो साइकिल है अभी, अब आगे हम और भी साइकिल पढ़ेंगे। तो ये जो साइकिल्स चल रही है, ये साइकिल्स को ऑब्वियस सी बात है, आराम से तो होगा नहीं सब काम उनके लिए, बराबर है। बीच में बहुत सारी अड़चने आएंगी आएंगे, हम ह्यूमन बींग्स आएंगे और दूसरे एनिमल्स आएंगे, हमारे दूसरे क्लाइमेट आएंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से इन सब साइकिलों में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट करता है उसको। ठीक है, जो हमें अभी के जमाने में अभी मतलब बहुत पढ़ने की जरूरत है, इस चीज के बारे में बहुत रिसर्च चल रही है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये देखो, डू यू नो द साइकिल ऑफ गैसेस, साइकिल ऑफ गैसेस, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस in the atmosphere and the form of compound like nitrogen oxide in the soil and sediments. Similarly, carbon occurs in abiotic form mainly in coal, granite, diamond, limestone, etc. in the earth crust and the form of carbon dioxide gas in the atmosphere। मतलब आप लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो कि जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो एटमोसफेयर प्रेशर में तो वो गैसियस साइकिल में यूज हो रहा है, लेकिन उसी जगह पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं जो सॉइल या फिर हमारे जो सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि उसके फॉर्म ऑफ कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी है, तो वो भी प्रेजेंट है सॉइल में। तो वो सब क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही है ना, तो कनेक्टेड ही है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन के बारे में बोला है कि कार्बन भी अबायोटिक फॉर्म में कोल, ग्रेनाइट, ये सब डायमंड में पाया जाता है, जो सेडिमेंट्स है, जो अर्थ क्रस्ट में है, जो सॉइल में है, ठीक है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है। तो जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर सच शॉर्टर ड्यूरेशन देन इट इज इन कोल।
तो कार्बन जो है हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए होता है एज कम्पेयर टू कोल में होता है। तो कोल में बहुत टाइम तक कार्बन रहता है, क्योंकि आप देखे होंगे कोल का खाद जो होता है बहुत पुराना होता है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो उसमें कार्बन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, प्लस वो बहुत टाइम तक उसमें रहता है कार्बन का कंपाउंड्स। लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है या फिर प्लांट्स के अंदर जो आता है वो निकल जाता है, तो हमारे बॉडी में कार्बन इतना टाइम तक टिकता नहीं है, वो बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं टीचर। कैसे पूछेंगे? गिव रीजन ही पूछेंगे कि द साइकिल ऑफ गैसेस एंड सेडिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, या फिर ऐसा बोलेंगे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो रिलेटेड या फिर उनसे कनेक्टेड क्यों है दोनों भी? तो कनेक्टेड क्यों है, तो आपको इसका रीजन यही पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइकिल्स के बारे में। ठीक है। देख रहे हो आप साइकिल्स, कौन सा साइकिल सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन साइकिल। ये कार्बन ही बहुत बड़ा चीज है उसी में वो। ठीक है। मतलब वो इतना वास्ट है कार्बन कि आप यकीन नहीं करोगे कि कार्बन के बिना तो मतलब जिंदगी हमारी चल ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि कार्बन ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हमारे प्लांट यूज करते हैं और फिर वो खाना बनाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, the circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organisms and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle। तो ये आप इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कार्बन साइकिल का, जो आप नोट कर लीजिए। और अगर एग्जाम में पूछता है 1 मार्क्स के तो आपको ये देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बोला है एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसमें से पैराग्राफ में से कुछ पॉइंट्स जो है उठाने पड़ेंगे, अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है। तो क्या बोल रहा है सर, मेनली क्या है कार्बन साइकिल, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उन वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं लिख सकते आप, जो टेक्स्ट बुक में है, वही लिखना है आपको। द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और रिसाइकल भी हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले एटमोस्फेयर में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वो एटमोस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट अब जब ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं तो उनके मरने के बाद वो एटमोस्फियर में क्या होता है? वापिस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बन साइकिल। Abiotic carbon compounds are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration। पहले क्या होता है? कार्बन अबायोटिक फॉर्म में होता है, मतलब नॉन लिविंग होता है, जो सर्कुलेट रिसाइकल होके कहाँ क्या बन जाता है? बायोटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? बायोटिक, मतलब लिविंग बन जाता है। क्यों? कैसे? मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्या लिखा है देखो, कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको पूछेगा तो हम अभी 3 साइकिल पढ़ने वाले हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल पढ़ने वाला है। तो इन तीनों साइकिल में अगर पूछेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर ऑप्शन या फिर इन द एमसीक्यू में आया तो आप क्या लिखोगे? कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो सबको पता है। पता है कि नहीं पता? रेस्पिरेशन क्या मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू। मतलब वो लोग सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके ग्लूकोज ही नहीं, ग्लूकोज के साथ साथ वो कार्बन के और भी कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन और फैट्स भी तो हम ही यूज करते हैं, तो प्रोटीन और फैट्स भी बनते हैं। तो हार्बीवोरस, हार्बीवोरस क्या होते हैं? जल्दी बताओ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये काऊ दिख रहा है, डियर दिख रहा है, तो ये हार्बीवोरस है। तो हार्बीवोरस फीड्स अपॉन प्लांट, प्लांट खाते हैं हार्बीवोरस। कार्निवोरस फीड अपॉन हार्बीवोरस। अभी यही जो है क्या बोलते हैं, या फिर गोट ले लो आप। तो गोट, गोट क्या होता है? गोट हार्बीवरस है, वो प्लांट खाएगा। ठीक है। अब वो हार्बीवरस को कौन खाएगा? कार्निवरस, या फिर कार्निवरस जैसे कि आप गोट को कौन खाता है? गोट को बहुत बहुत लोग, बहुत जानवर खाते हैं। ठीक है। हम भी खा लेते हैं, तो डायरेक्टली एपेक्स कंज्यूमर में भी आ सकता है। तो हार्बीवरस क्या होता है? कार्निवरस तो खाते हैं। कार्निवरस इन द सेम वे
Carnivorous feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, from herbivores to carnivorous. समझ में आ रहा है आपको कि जो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट थे, प्रोटीन थे, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन दिस वे बायोटिक ट्रांसफर्ड, बायोटिक कार्बन हो गया ना, प्लांट्स में आए मतलब बायोटिक हो गया। तो बायोटिक कार्बन ट्रांसफर होते हैं किसमें, हार्बिवरस, हार्बिवरस या कार्निवरस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। तो यही एक साइकिल जो है चल रही है। ठीक है, ये साइकिल चल रही है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, कि ये साइकिल जो है चल रही है। और देखो, Herbivorous from herbivores to carnivorous and from carnivorous to apex consumers। अभी एक डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो पहले, देखो क्या दिख रहा है आपको, सनलाइट दिख रही है, क्या दिख रही है, देखो सनलाइट दिख रही है, ये सनलाइट है। सनलाइट पहले क्या होती है, सनलाइट से इसको ट्रांसफर होगा प्लांट को। ठीक है, तो इस प्लांट में बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कार्बन आ गया। ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन आया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है बायोटिक डिकम्पोजिशन। नहीं, उसकी जरूरत नहीं यहाँ पे, पहले बायोटिक कार्बन बना, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है। रेस्पिरेशन एनिमल्स भी, अच्छा ये ऐसा एक्चुअली ये साइकिल नहीं बताया उन्होंने। एक्चुअली ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकल सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। तो इधर देखो, तो उन्होंने पहले बोला सनलाइट से इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, प्लांट यूज करेंगे सनलाइट से, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, जो कि कहाँ से मिल रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है एनिमल्स में। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा कौन, प्लांट। प्लांट यूज करके उसको अपना खाना बनाएगा, जो ये खा भी रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि यही जो खा रहा है, ये जो खा रहा है, इसको अगर कोई दूसरा हार्निवरस या कार्निवरस, इसका जो दूसरा कार्निवरस खाएगा या फिर ये मर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसका जो फॉसिल फ्यूल बनेगा, देखो फॉसिल फ्यूल भी लिखा है यहाँ पे, इसका जो फॉसिल बनेगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो बायोटिक का डिकम्पोजिशन भी हो जाता है कभी कभी। तो जैसे अगर ये जानवर मर गया तो इसका तुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। फिर प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है प्लांट्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री से भी निकलते हैं। देखो आप लोगों को पता है आजकल कितना ज्यादा फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में जाता है, और वही एयर वाला कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, प्लांट यूज करता है। और फिर वो प्लांट जो यूज कर रहा है, प्लांट कहाँ कहाँ से यूज कर रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है, जो एनिमल से निकल रहा है, तो सब यूज करके वो ऑक्सीजन बाहर देता है। ठीक है, वही वाटर में भी एब्जॉर्ब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो भी इसके जो ग्लूकोज जो बन के निकलते हैं प्लांट्स में से, न्यूट्रिएंट्स जो निकल रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो निकल रहे हैं कार्बन के, कब कार्बन के फॉर्म में, वो भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कार्बन साइकिल चलता आ रहा है। ये कुछ इतना ये हार्ड नहीं है, ये आप लोग समझ जाओगे, इजी है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, और इजी टू राइट भी है ये एक्चुअली। देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि प्लांट, सिर्फ प्लांट्स के बारे में हम बात की है, तो क्योंकि प्लांट्स का याद करना और समझना बहुत आसान होता है एक्चुअली। ये प्लांट फटाफट कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन के कंपाउंड भी प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर हार्निवरस को खाते हैं, हार्निवरस से कार्निवरस, कार्निवरस से एपेक्स कंज्यूमर्स को, कार्बन को खाते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे दिया है, जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद मतलब इन द सेंस आप लोगों को इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन प्रोसेस मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल। ठीक है, तो पहले देखो क्या इक्वेशन कैसा दिया है, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है मेरा, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ, अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में ऐसा नहीं समझ में आता है। तो ये क्या है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है प्लांट में, ये प्लांट का है एक्चुअली, या फिर से आप कार्बन साइकिल भी बोल सकते हो कि प्लांट ही, एक्चुअली प्लांट का एग्जांपल ही दिया है हमको। और ये वाटर है,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में प्लांट ये दोनों चीज यूज करता है, और वो बनाता क्या है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज बन के निकलता है। वाटर भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है प्लांट से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर क्या बना के निकलता है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बन के निकलता है। अब उसके बाद ये जो ये प्रोसेस क्या हो गया कि प्लांट से, सॉरी, एटमोस्फियर, सनलाइट से जो है प्लांट ने यूज करके अपना खाना बनाया। अब वो यूज करके हैबिवरस उसको यूज करके क्या बनाते हैं, तो देखो, ये ग्लूकोज और वही ऑक्सीजन यूज करके प्लांट में या फिर जो भी हार्डिवरस में गया, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जो भी हार्डिवरस एनिमल्स है उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर जो भी एपेक्स कंज्यूमर, हम भी तो ये खाते हैं, प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं हम लोग उसकी सब्जी भी खाते हैं, तो हमारे अंदर भी आता है एक्चुअली वो। तो हम क्या बनाते हैं उसका, हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गया था, देख रहे हो, यहाँ पे पहले गया था और यहाँ पे निकल भी गया। ठीक है। वाटर वाटर भी गया था, वाटर भी निकल गया, और एनर्जी तो मेन है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो भी निकल जाती है। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा कार्बन साइकिल चल रहा है, मतलब कार्बन दिया, कार्बन निकला। ठीक है। तो ये कंप्लीट एक पूरी साइकिल है। इवेंचुअली आफ्टर द डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर, सबके मरने के बाद, आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो आप, तो जो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स और छोटे छोटे जानवर जो है वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, उनके मरने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, और वो डिकम्पोज करके जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया फंगाई फंगाई जो उनको डिकम्पोज करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमोस्फेयर में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कौन, प्लांट्स यूज करते हैं एक्चुअली। So in this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes to atmosphere again, taken up by the living organism. तो आप देख रहे हो कार्बन का जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, मरने के बाद भी उसको जो कार्बन के कंपाउंड से कार्बन जो है वो निकल के वापस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है इसको, क्योंकि ये पूरे इसमें जो चलता आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है, डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बात है, ये सब चीजें करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू द रेस्पिरेशन। अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन कैसे नहीं मिलता है हमें, तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। बाय द बायोटिक प्रोसेस, बायोटिक क्यों बोले, क्योंकि प्लांट्स करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और CO2 के कौन करता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं और हम CO2 रिलीज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफेयर इज मेंटेन बाय द प्लांट्स। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है, प्लांट्स। तो ये जो प्लांट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू प्लांट मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसका रीजन क्या दोगे आप, यही रीजन लिखोगे पूरा पैराग्राफ, कि कार्बन डाइऑक्साइड अबायोटिक प्रोसेस में बहुत सारा रिलीज हो जाता है, वही ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस होके हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम ही निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन का कौन मेंटेन कर रहा है, मोस्टली प्लांट ही मेंटेन कर रहा है ना बेटा। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिंक अबाउट इट। क्या दिया हुआ है मुझे, थिंक अबाउट इट। तो ये थिंक अबाउट इट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस है देखो यहाँ पे कितने सारे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको करने आना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चंस को हमें आंसर करने आना चाहिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेचर रीजन, व्हाई इज इट सो। क्या बोल रहे हैं कि कार्बन साइकिल बहुत इफेक्टिव है कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन चलता रहता है, वो टेम्परेचर बहुत हाई या फिर लो होता है, तो वहां पे कार्बन साइकिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसा क्यों, अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा।
कि कार्बन साइकिल ऐसा हर जगह पे इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल में क्या हो रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो रिलीज हो रहा है तो क्या होता है, उससे टेम्परेचर जो है हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज होता है। तो टेम्परेचर राइज होने के कारण, हाँ, तो आप इसमें पॉइंट मेनली क्या लिखोगे, इसमें आंसर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आप लिखोगे इस तरह से कुछ लिख सकते हो आप, कि द कार्बन साइकिल इज अ प्रोसेस दैट मूव कार्बन थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर, बायोस्फीयर एंड गैस एंड जियोस्फीयर. It involves the exchange of carbon between living organisms, the atmosphere, and the Earth's surface. The carbon cycle is important because it helps to regulate the Earth climate and temperature by controlling the amount of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि कार्बन साइकिल से कार्बन का जो भी अमाउंट है जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे समझो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, अगर वो एब्जॉर्ब रिलीज हीट करता है तो इट हेल्प्स डिटरमाइन हाउ वार्म द अर्थ इज। ठीक है, तो कार्बन का कंटेंट कितना है हमारा एटमोस्फेयर में, वो डिसाइड करता है कि हमारा जो अर्थ है या फिर जो एटमोस्फेयर है कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। ठीक है, तो इफ देर वेर टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमारा जो एरिया है, जो भी रीजन है, वहां पे क्या होगा, पूरा फ्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, अर्थ वुड बी फ्रोजन, या फिर जो रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है तो वो एरिया क्या होगा, बहुत फ्रोजन हो जाएगा। और उसके बाद बोला है कि इफ देयर वेर टू मच ऑफ कार्बन, अगर बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो द एटमोसफेयर वुड बिकम टू हॉट, जैसे कि हमारे मुंबई में चल रहा है। क्योंकि हमारे मुंबई में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, इतने डिकम्पोजर्स क्या क्या नहीं हो रहा है, तो सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और इतने प्लांट्स नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड सब एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन बना के दे हमें। ठीक है, तो प्लांट्स की मात्रा कम होती जा रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वही इकोसिस्टम हमारा इफेक्ट हो रहा है, तभी तो हमारे इसमें हमारे यहाँ पे इतना हॉट होता है क्लाइमेट। फिर ठंडी हो तो भी हॉट होता है, गर्मी हो तो हॉट होता ही है, बारिश में भी जब बारिश आएगी तभी कोल्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से हॉट हो रहा है क्लाइमेट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमोसफेयर में बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इवन तो, ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा आप लोगों को, कार्बन साइकिल बहुत इफेक्टिव है टेम्परेचर जो रीजन का है उसको मेंटेन करने के लिए, डिपेंड करता है। अगर कार्बन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा जो है टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। नहीं, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है, बताओ आप लोग। टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो। और अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है मतलब फ्रोजन होगा, कोल्ड होगा बहुत। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन और टेम्परेचर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। Next question. Even though the carbon content on the earth is constant, why is there a rise in temperature due to the carbon dioxide? कार्बन का कंटेंट भले ही अर्थ पे कम है लेकिन फिर भी उसकी वजह से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों हो रहा है, आप खुद ही सोचो, आज के जमाने में क्या हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, कि कार्बन जो है, कार्बन की मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है। तो मैं तो ऐसा बोलूंगी आपको लिखने के लिए आंसर, द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ मोर फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल, द इंक्रीज CO2 ट्रैप द मोर हीट एनर्जी विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। बराबर है, इसके जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजिंग कंटेंट का कारण जो है वो और कुछ नहीं है, हम ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, फॉसिल फ्यूल जो हम बंद करते हैं, प्लांट काट रहे हैं हम, जो कोल का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोल का इतना यूज करके इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सब यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, वाई देयर इज राइज इन टेम्परेचर, तो सिंपल रीजन आप लिखोगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पूरा सब महाभारत लिख देना।
क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व है इसके पीछे। क्या इन्वॉल्व है? ह्यूमन एक्टिविटीज इन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी है, जो आपको लगती है कि ये सब गलत है, इसी वजह से कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, लिख देना। Second question done. Identify the relationship between the carbon in air and the rise in atmospheric temperature. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, ऑब्वियसली बात, दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि कार्बन का एयर पे बढ़ना और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बढ़ना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। क्या लिखोगे आप इसमें? आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ऑलरेडी कॉजिंग द प्लैनेट टू हीट अप। ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है एटमोस्फियर में, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? क्लाइमेट को हीट अप कर रहा है। दिस मीन्स दैट अर्थ टेम्परेचर विल increase at least another 0.6 degrees Celsius, that is 1 degree Fahrenheit, because of carbon dioxide already in the atmosphere. मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कॉजिंग द प्लैनेट टू हीट अप, और उसी जगह पे राइज इन टेम्परेचर क्यों हो रहा है? दिस मीन्स दैट इसकी वजह से जो कार्बन का डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किससे? 0.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑलरेडी इन द एटमोसफेयर, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसमें, एटमोसफेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए ये रिलेशन है आपका इसके बीच का। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ऑलरेडी, CO2 इज प्रेजेंट इन एटमोसफियर, ठीक है, इन एटमोसफियर में प्रेजेंट है, तो आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री। 0.6 डिग्री से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? 0.6 डिग्री बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये आंसर समझ में आया होगा आपको। तीनों आंसर इजी है, ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं कि आपको वर्डिंग कॉपी करना है। तो नेक्स्ट सेकंड साइकिल क्या है? ऑक्सीजन साइकिल। क्या है ऑक्सीजन साइकिल? भी बहुत सिंपल है, जैसा कार्बन साइकिल आपको समझ में अगर आ चुका है, तो ये भी आप बहुत जल्दी समझ लोगे। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन फॉर्म्स 21, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन forms 21% of the atmosphere. It is also present in the hydrosphere and the lithosphere. Circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. तो ये important point दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मुझे बताओ, क्या आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डेफिनेशन दिख रहा है मुझे तो। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमोस्फेयर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको MCक्यू में पूछ सकता है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हाइड्रोस्फीयर में भी होते हैं, लिथोस्फीयर में भी होते हैं। एंड सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। तो जो सर्कुलेशन हो रहा है कहाँ पे? बायोस्फीयर में, किसका? ऑक्सीजन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कार्बन में दोनों यूज होते हैं, वैसे इसमें भी यूज होता है। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमोस्फियर। कार्बन प्लांट जो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी होता है प्लस यूज भी होता है, ठीक है, दोनों काम हो रहा है, पूरा कार्बन जैसा ही होता है। देखो यहाँ पे सनलाइट है, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन करता है, उसके बाद एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ये एनिमल उस ऑक्सीजन को यूज करता है। और फिर ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय द एनिमल्स, तो जो ब्रेक डाउन शुगर मॉलिक्यूल जो एनिमल्स ब्रेक डाउन करते हैं, वो क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। फिर CO2 वापस कौन यूज करता है? प्लांट यूज करता है CO2 टू प्रोड्यूस द फूड मटेरियल, और फिर वापस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये साइकिल दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन का दिख रहा है साइकिल कुछ? ऑक्सीजन यहाँ से पहले प्लांट से निकला, फिर ये एनिमल ने यूज किया, फिर ये एनिमल डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से वापस प्लांट यूज करेगा, और सनलाइट की मदद से वापस ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये साइकिल चल रही है। तो ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट रेडिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सबसे रिएक्ट करता था, लेकिन ऑक्सीजन एक्चुअली कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है। तो सिर्फ मतलब ह्यूमन बींग्स में आके वो रिएक्शन नहीं करता है, वो बाकी चीजों से भी रिएक्शन करता है, जैसे कि एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वाटर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा. Oxygen cycle in the biosphere is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. तो भले ही वो एक ही चीज से क्या बोलते हैं रिलीज होता है, सिर्फ प्लांट ही उसको रिलीज करता है, लेकिन वो यूज बहुत सारी चीजों में होता है. यूज्ड अप इन द प्रोसेसेस लाइक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. हम रेस्पिरेशन करते हैं, कंबशन जो आग जलाते हैं हम लोग उसमें यूज होता है, डिकम्पोजिशन में भी यूज होता है. ठीक है, कोरोजन जो लगता है, जंग लगती है, रेस्टिंग होता है. तो ये रेस्टिंग भी, जंग लगना, तो ये दोनों प्रोसेस में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है. उसके बाद देखो यहाँ पे एक और एक पॉइंट दिया है, तो मोस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. तो ऑर्गेनिजम्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है. सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स. ठीक है, ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन. क्या पूछेगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, को हम क्या बोलते हैं, एरोब्स बोलते हैं. और जो माइक्रोब्स ऑक्सीजन नहीं यूज करते उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं. तो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट्स. इट इज ऑल्सो यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शंस. तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीजन यूज होता है. तो ओजोन जो हमारा, ओजोन भी कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द ऑक्सीजन थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से हमारा ओजोन भी किससे बनता है, इसलिए उसको O3 बोलते हैं ना. O3 मतलब क्या, तीन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ही यूज हो रहा है और O3 बन रहा है. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एमसीक्यू में पूछेगा आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते तो क्या बोलते हैं, एरोब्स. जो नहीं यूज करते उनको एनारोब्स. ठीक है, और ओजोन में भी क्या यूज होता है, ऑक्सीजन ही यूज होता है. आई होप ऑक्सीजन साइकिल आपको अच्छे से समझ में आई होगी. ठीक है, ये इजी है एक्चुअली, ऑक्सीजन साइकिल में बहुत इजी है. कार्बन साइकिल समझ में आएगा तो ऑक्सीजन समझ में आ जाएगा, और नाइट्रोजन उससे ज्यादा इजी है. नाइट्रोजन में देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. आपने 8th में पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मुझे याद है. बोलो, किसी को याद है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब पूछ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक केमिकल प्रोसेस है दैट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस. पहले क्या होता है, नाइट्रोजन गैस किसको कन्वर्ट कर रही है, नाइट्रोजन गैस किस में कन्वर्ट कर रही है, नाइट्रोजन गैस इन द एटमोसफेयर. जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. किसमें कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. मतलब गैस जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, कंपाउंड में. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. कंपाउंड में यूज होता है, और वो कंपाउंड डेट आर यूजफुल फॉर अदर बायोकेमिकल साइकिल्स. बायोकेमिकल प्रोसेसेस में नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, यूज होता है. तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एंड अंडरगो केमिकल रिएक्शंस एंड आर essential फॉर द लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दे आर यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. तो ये चीजें बनाती है, नाइट्रोजन की मदद से हम ये चीजें बनाते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत यूजफुल होते हैं. तो ये क्या बोला हमने आंसर, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स. सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो आप, बस हो गया उतना. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट माइक्रोब्स विच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो एक ही बैक्टीरिया आपको याद रखना है, दैट इज राइजोबिया. राइजोबिया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यही माइक्रोब जो है, ये माइक्रोब है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है, राइजोबिया बैक्टीरिया. ठीक है, दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, ये रूट्स में मिलते हैं. प्लांट के जो रूट होता है, यहाँ देखो ये रूट दिख रहा है, तो ये रूट में राइजोबिया मिलते हैं. रूट नोड्यूल्स सच एज कौन से प्लांट में, अल्फाल्फा प्लांट में, बीन्स में, क्लोवर में, काओपीस में, लुपाइन्स, पीनट, सोयाबीन, इन सब प्लांट्स में क्या मिलते हैं, राइजोबिया मिलते हैं. और इनकी मदद से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन अर्थ में कितना परसेंट है, 78%, विच इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमोस्फियर. 21% ऑक्सीजन था, 78% कौन है, नाइट्रोजन गैस है एटमोस्फियर में. इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर, द सर्कुलेशन रिसाइकलिंग फ्रॉम नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. तो सब साइकिल में आप एक ही डेफिनेशन लिख रहे हो, आप ध्यान दोगे, सर्कुलेशन रिसाइकलिंग हो रहा है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन कंपाउंड बन रहा है, जो वेरियस प्रोसेसेस अबायोटिक बायोटिक सब में लिखोगे, सेम चीज कॉपी करना. ऑक्सीजन में भी यही कॉपी करना है, कार्बन में भी आप यही कॉपी करके लिख सकते हो. ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 गैस एटमोस्फियर में है, एटमोस्फियर से वो प्लांट के थ्रू, सॉरी वाटर के थ्रू, बिजली के थ्रू अंदर माइक्रोब्स में आ रही है, माइक्रोब से अलग अलग तरह की गैसेस बना रही है, NH3, NH4। ठीक है, तो ये NH4 कहाँ से मिल रहा है? एक्चुअली NH4 जो पॉटी करता है कौन? अमोनिया। अमोनिया होता है NH4। अमोनिया, NH4 क्या होता है? NH4 क्या होता है? अमोनिया होता है, जो कि हमारे जो काव के जो ये होते हैं, तो काव का जो गोबर होता है उससे NH4 मिलता है, दैट इज अमोनिया। ठीक है, और फिर वही अमोनिया कन्वर्ट कौन लेता है? अदर अदर माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है सॉइल में, वो लेते हैं, वो NO3 बनाते हैं। ठीक है, और वो NO3 का नाइट्रोजन नाइट्राइट नाइट्राइट होता है NO3, तो वो कहाँ रिलीज होता है? ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, सब ऐसे अलग अलग नाम है नाइट्रोजन कंपाउंड से। ठीक है, तो वो कहाँ यूज होता है? नाइट्राइट्स कौन यूज करता है? रूट के नोड्यूल्स यूज करते हैं, और फिर वो प्लांट में वापस दे देते हैं ऐसे एटमोस्फेयर में, और फिर वापस वो नाइट्रोजन गैस बन जाता है। तो ऐसे पूरा साइकिल क्या हो रहा है, चल रहा है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत इजी है एक्चुअली। ठीक है, कि बस इतना ही प्रोसेस है जो चलता रहता है, कंपाउंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल, it is an important component of protein and nucleic acid. As compared to other element, it is inactive and does not easily combine with other element. Most organisms cannot use free form of nitrogen. मतलब नाइट्रोजन जो ऐसा कंपाउंड है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सारे ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं सारा मतलब यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन अदर एलिमेंट्स के जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नाइट्रोजन सबसे रिएक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट इजीली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, तो कंबाइन ही नहीं करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वो यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन। तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल से पहला क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? conversion of nitrogen gas into compound nitrate and nitrites through atmospheric, industrial and biological processes। पहला क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ से भी आप डेफिनेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन का लिख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्राइड एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या? रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एमोनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमोनिफिकेशन से भी हमें क्या मिलता है? ये मिलता है अमोनिया। अमोनिया की मदद से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। तो रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज मतलब कि जो मर चुके हैं ऑर्गेनिजम्स है, उनसे भी हमें अमोनिया मिलता है। प्लस और कहाँ से? मतलब जो हम एक्सक्रीटरी निकालते हैं, हम निकालते हैं या फिर एनिमल्स निकालते हैं, तो उनके एक्सक्रीटरी में भी है, जो उनकी जो वेस्ट स्टूल स्टूल होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है? अमोनिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। देखो ये वाला जो प्रोसेस था यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने देखा, तो डायग्राम से आपको मैं बताती हूँ, उसी के हिसाब से ये पूरे पॉइंट्स है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है? जब ये अमोनिया निकल के मिल रहा है मुझे, तो वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस नाइट्रोजन का निकलना। डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। मतलब कितना इजी है ये एक्चुअली, आप देखोगे तो पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब तो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है वो, कि नाइट्रोजन कंपाउंड से गैस से क्या मिल रहा है मुझे? नाइट्राइड और नाइट्राइड्स। ठीक है, उसके बाद अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग? कि अमोनिया मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है अमोनिया? डेड बॉडी से, प्लस एक्सक्रीटरी मटेरियल से। फिर वो अमोनिया नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब वो अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होना है, मतलब वो अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, इसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अब उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? नाइट्रोजन का निकलना। डी का मतलब क्या? निकलना। तो किसका? नाइट्रोजन कंपाउंड में से नाइट्रोजन गैस निकल रही है, लास्ट में क्या मिल रही है? वापस गैस हवा में मिल रही है, दैट इज N2। क्या मिल रही है? नाइट्रोजन गैस। अब देखो आपको मैं इसको ना इससे समझाती हूँ, आपके डायग्राम से देखो, आप डायग्राम में देखना कितना क्लियरली दिख रहा है ये प्रोसेस। दिखाओ आपको कि आपके डायग्राम में कैसे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को, तो आपको एग्जाम भी पूछ सकता है डायग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ दिख रहा है आपको ये नाइट्रोजन, ये N2, ये N2 दिख रहा है एटमोस्फेयर में, जो कन्वर्ट होके नाइट्राइट और नाइट्रेट्स बनाया इसमें जाने के बाद। ठीक है, ये देखो ये NH3 नाइट्राइट नाइट्रेट बन रही है।
अब वो अमोनिफिकेशन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे अमोनिफिकेशन हो रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये गोबर गैस है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो अमोनिया बनाया, अमोनिया NH4 होता है। अब वो अमोनिया का NH4 जो निकला उसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन अभी आपने देखा, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स। तो देखो पहले नाइट्राइट बना NO2, और फिर देखो ये इसने इस ऑर्गेनिज्म ने उसको लिया और नाइट्राइट बना, नाइट्रेट 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 से नाइट्राइट बनाया। ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना एक्चुअली। ये क्या है, नाइट्राइट, और ये क्या बन गया, नाइट्रेट। ठीक है, NH4 क्या है, अमोनिया। ठीक है, NH3 को भी हम लोग अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये अमोनियम होता है, ये अमोनिया होता है। फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट बना, ये नाइट्राइट नाइट्राइट नाइट्रेट वापिस कन्वर्ट करेगा किसको, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है, राइजोपिया जो भी है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब क्या करेंगे, इसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। देखो ये पूरा प्रोसेस सिमिलर, जो 4 पॉइंट्स आपको दिए थे उसके बेसिस पे पूरा साइकिल चल रहा है, तो मेन प्रोसेस जो है वो यही है। तो आपको इतना अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया उन्होंने डायग्राम के हिसाब से भी, प्लस डायग्राम में तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने लिख के दिया है हमें, वो पॉइंट्स काफी हेल्पफुल थे। ये चारों पॉइंट्स मुझे काफी अच्छे लगे कि आपको अगर नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करने बोला तो आप ये 4 पॉइंट्स लेके पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये चारों पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब इसका एक्सरसाइज जो है आप सॉल्व कर पाओगे, आई होप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, केयरफुली स्टडी द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन साइकिल। आपको स्टडी करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। तो बायोजियो केमिकल साइकिल कौन कौन से, कार्बन साइकिल, तो उसमें बायोटिक प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं, अबायोटिक प्रोसेस कौन कौन से हो, तो आपको वो उसमें सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो बायोटिक कौन सा हो रहा है, अबायोटिक कौन सा, तो ये सब आप कर लोगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फर्स्ट सेक्शन में एक्चुअली मैंने डिस्कस किया था फूड चेन, सेकंड टॉपिक लेवल ट्रू है, ये भी ट्रू है, वन में होता है। थर्ड गलत है, थर्ड में क्या है, प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी नीड्स प्रोड्यूसर होते हैं। इसका देखो आपको रीजन दिया, वन वे क्यों होता है, सन के पास वापस एनर्जी नहीं जाती है। इसके बाद ड्यू रीजन में क्या बोला, इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन द वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इक्विलिब्रियम जरूरी है ना बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। अभी हमने वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट पढ़ा था, तो वो ही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इकोसिस्टम इज साइक्लिक। तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हो रहा है, साइक्लिक हो, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट्स डालना पड़ेगा। नो, ये भी देखो, ये आपको एग्जाम में पूछेगा, मतलब तीनों साइकिल पूछ लिया है, समझ रहे हो आप, डायग्राम के साथ आपको शो करना है, तीनों साइकिल को प्रिपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ इतना नहीं है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला है स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स, तो कौन कौन से थे, दो ही थे हमने, गैशियस और सेडिमेंट्री साइकिल्स, तो आपको वही दो लिखने हैं एक्चुअली। आपको बुक में जो दिया है वही लिखो और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दो साइकिल। तो उसके जो 2 पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट आप लिख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो बायोकेमिकल साइकिल्स के टाइप्स में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर गो थ्रू करके आपने समझ में आता होगा। आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल श्योरली आंसर टू योर क्वेश्चंस। ओके, एंड चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टाइम। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।